Assalamualaikum. This is Samreen Sadaf Muhammad Umar. The topic we will discuss today is a microwave spectroscopy. Let us see the microwave interactions. Microwave electromagnetic region में microwave radiations आते हैं near about 10⁵ to 10⁷ nanometer के range में. And the energy range of microwave photons is 0.00001 to 0.001 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है. हम लोग कंसीडर करेंगे एक हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल जो कि पोलर होता है, और डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के जो दोनों पोल्स होंगे, दोनों जो एटम होंगे वो एक इलेक्ट्रोनिगेटिव और एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, विच विल रिजल्ट इन द चार्ज सेपरेशन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, है ना. एंड दिस विल बी मेकिंग दैट डायटोमिक मॉलिक्यूल पोलर. दैट मीन्स हैविंग सम काइंड ऑफ परमानेंट डायपोल मोमेंट. इस तरह का ऑलरेडी रोटेट करते हुए मॉलिक्यूल का इंटरैक्शन अगर हम लोग करवाएं माइक्रोवेव फोटॉन से, दैट मीन देयर इज द इंटरैक्शन बिटवीन द माइक्रोवेव फोटॉन्स, माइक्रोवेव रेडिएशन विथ अ रोटेटिंग रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल. इस तरह का इंटरैक्शन अगर हम लोग करवाते हैं, देन व्हाट वुड हैपन इफ़ मेन कंडीशन ये होगी, if the frequency of the microwave radiation matches with the rotating frequency of that heteronuclear diatomic molecule. अगर इन दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, then the electric field of an electromagnetic wave, that is microwave, exerts a torque on an electric dipole. अभी इलेक्ट्रिक डायपोल कहाँ, इलेक्ट्रिक डायपोल हम लोगों का कौन सा है, यही डायटोमिक मॉलिक्यूल का, है ना. एक्चुअली क्या होता है कि जो डायटोमिक मॉलिक्यूल रोटेट हो रहा है ना, और वो पोलर मॉलिक्यूल है. इस पोलर मॉलिक्यूल, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ सच काइंड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, देयर विल बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड. ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है इस डायटोमिक मॉलिक्यूल के रोटेशन की वजह से, है ना. और जब इस तरह का पूरा सिस्टम है डायटोमिक मॉलिक्यूल का, जहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गई है मॉलिक्यूल के पोलर होने की वजह से, और इस तरह के सिस्टम के ऊपर अगर हम लोग माइक्रोवेव फोटॉन्स को फॉल करवाएंगे, इंटरेक्शन करवाएंगे, तो जो दोनों फील्ड्स हैं माइक्रोवेव, अब आप कहेंगे कि माइक्रोवेव में कहाँ से फील्ड आई, तो ऑब्वियसली माइक्रोवेव रेडिएशंस आर नथिंग बट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों भी है. दोनों का डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन परपेंडिकुलर है एक दूसरे के साथ. तो माइक्रोवेव रेडिएशंस के अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट देयर विल बी द इंटरैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द माइक्रोवेव रेडिएशन विद द electric field which is induced due to the rotation of the diatomic molecule. ठीक है. Now what will happen after the interaction between these two electric fields? Due to the interaction between these two electric fields, what happens is the molecules of the diatomic this system will absorb the microwave radiation. माइक्रो रेडिएशन वो लोग एब्सॉर्ब करेंगे मॉलिक्यूल्स, वो लोगों के पास एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, एंड दिस विल लीड टू द एक्साइटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट लेवल टू द एक्साइटेड स्टेट लेवल. मॉलिक्यूल जो है रेडिएशन को एब्सॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट पे जाएंगे, है ना. कितनी एनर्जी वो लोग एब्सॉर्ब करेंगे, ऑब्वियसली इक्वल टू एच न्यू अमाउंट की एनर्जी एब्सॉर्ब करेंगे. मतलब क्या होगा, एक्चुअली कुछ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के रेडिएशंस ही एब्सॉर्ब करेंगे वो. ठीक है. एज न्यू इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा ई अपॉन एच, इतनी फ्रीक्वेंसी एब्सॉर्ब करेंगे, एक्साइटेड स्टेट पे जाएंगे. वहाँ पर वो देन दे विल स्टे देयर फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁸ सेकेंड के लिए वो लोग एक्साइटेड स्टेट पे रहेंगे. और ऑब्वियसली फिर अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर आएंगे विथ इमिशन ऑफ एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जितनी उन लोगों ने एब्सॉर्ब की. जितनी एनर्जी उन लोगों ने एब्सॉर्ब की थी उतनी एनर्जी को वो लोग इमिट करके एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर आ जाएंगे. देन यू विल बी गेटिंग द इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ सच रोटेटिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल. सो दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट वर्क्स. और एक बात यहाँ पे एक और एक पॉइंट लिखा है, एब्सॉर्प्शन ऑफ माइक्रोवेव रेडिएशन कॉजेज हीटिंग ड्यू टू इंक्रीज्ड मॉलिक्यूलर रोटेशनल
एक्टिविटी। ऑब्वियसली जब इस तरह के मॉलिक्यूल्स रेडिएशन को एब्सॉर्ब करेंगे तो हीट जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है। वो हीट इसलिए जनरेट होती है क्योंकि जो रोटेशन और पहले से हो रहा था, ठीक है, और उसके इस तरह रोटेशन ऑलरेडी हो रहा था, उसके ऊपर हम लोगों ने रेडिएशन, माइक्रो रेडिएशन फॉल कराया, तो जो रोटेशनल एक्टिविटी होती है वो एक्चुअली इंक्रीज हो जाती है। दिस विल हीट द सिस्टम। So this is how the microwave spectroscopy works. Next, अभी हम लोग कंसिडर करेंगे, देखेंगे प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। हम लोग कोई एक पर्टिकुलर डायटोमिक मॉलिक्यूल कंसिडर कर लेंगे, उसका स्पेक्ट्रा इन जनरल किस तरह से मिलेगा वो देखेंगे। बट फर्स्ट वी विल सी द बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट में ये, इसमें मैंने मेन चीज़ ये बता दी हुई है कि रोटेशनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर क्वांटाइज्ड, दैट इज़ ओनली हैव डेफिनाइट एनर्जीज। मतलब ये होता है कि अलग अलग रोटेशनल एनर्जी लेवल भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सिर्फ इतना याद रखना है कि ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, एंड क्वांटम मैकेनिक्स में एवरीथिंग इज़ फिक्स्ड। हर एक एनर्जी लेवल की एनर्जी हमेशा फिक्स होगी, वो वैल्यूज़ चेंज नहीं होती हैं। क्वांटाइज का मतलब ही होता है कि फिक्स। एवरी एनर्जी लेवल्स हैव देयर फिक्स्ड वैल्यू, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ द एनर्जी वॉट एवर इट मे बी। कोई सी भी एनर्जी हो, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, हर एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, क्वांटम मैकेनिक्स में फिक्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर रोटेशन भी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर रोटेशन इस तरह से कि देखिएगा, दिस इज अ ग्राफ ऑफ एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन। इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन मतलब ये हमारा डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ये एक एटम, ये दूसरा एटम, ठीक है, ये उसकी बॉन्ड लेंथ हो गई, तो जो बॉन्ड लेंथ है उसी को इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन बोला है। इंटर मीन्स बिटवीन द टू न्यूक्लियर, दो न्यूक्लियर के दरमियान का सेपरेशन, ठीक है। और उसके लिए ग्राफ देखिए आपको कुछ इस तरह से बनी हुई है। एक्चुअली जो ग्राफ बनी है ये बनी है ड्यू टू द वाइब्रेशनल मोशन ऑफ सच डायटोमिक मॉलिक्यूल। और आप लोग देखिएगा ये जो लेवल्स बनाए गए हैं, एक ये लेवल, ये ऑल दीज आर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स, दीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू द वाइब्रेशनल मोशन। और ये कर्व भी जो बना हुआ है, दिस इज फॉर्म्ड ड्यू टू द वाइब्रेशनल मोशन ऑफ सच हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो अब यहाँ पे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स कहाँ है, टॉपिक तो हमारा वही है। सी द बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव, ये देखिए ये वाला, ये वाला, बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स दे कॉन्स्टिट्यूट नंबर ऑफ रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। ये रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है। और ऐसे ही बहुत सारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं दो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के दरमियान, ठीक है। ये एनर्जी गैप होता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप दो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के दरमियान होता है। एवरी टू कॉन्जिक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स कॉन्स्टिट्यूट नंबर ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स, एंड एवरी टू consecutive vibrational energy level constitute number of rotational energy level। सबसे कम एनर्जी गैप होता है दो रोटेशनल एनर्जी लेवल के दरमियान, ठीक है। तो दिस इज हाउ द एनर्जी लेवल्स आर कंसिडर्ड। नेक्स्ट, रिजिड रोटेटर। अभी हमारे यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। रिजिड रोटेटर किसे कहा गया है, वो हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक जो मॉलिक्यूल है उसको एक रिजिड रोटेटर कहा गया है। ऐसा कहा गया है कि उसका वो रिजिड होगा, मतलब उसकी बॉन्ड लेंथ फिक्स रहेगी और वो रोटेट हो रहा है। सी यहाँ पे M1 और M2 है ना, डायटोमिक मॉलिक्यूल कंसिडर किया गया है जो एक अपनी वर्टिकल एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रहा है, और द रोटेशनल एनर्जी इज क्वांटाइज, मतलब एनर्जी फिक्स हो, वो कितनी होगी वो आगे हम लोग निकालेंगे। दिस इज डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में ये आपका पहला मॉलिक्यूल हो गया और ये आपका सेकेंड मॉलिक्यूल होगा। द M1 विल बी द मास ऑफ द पहला एटम हो गया और ये दूसरा एटम हो गया, विच इज़ मेकिंग द डायटोमिक मॉलिक्यूल। M1 is the mass of first atom, M2 is the mass of second atom. See, this is the ये जो R है, R is the bond length, R is the bond length of this molecule. Cm is the center of gravity or the center of mass। यहाँ पर ये दोनों का mass configurated है, ठीक है। R1 is the distance of atom 1 from center of mass, and R2 is the mass of atom 2 from center of mass, okay।
and the molecule is rotating along this vertical axis. This is your consideration of the rigid rotator. ये वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर. समझने वाली चीज़ सिर्फ एक है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द सेंटर ऑफ मास. ये जो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा समेशन रहेगा. किस चीज़ का? पहले वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया समेशन रहेगा जितनी भी इंटाइटीज़ कंसीडर की गई. यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स कंसीडर की गई हैं, पहला एटम और दूसरा एटम, मास m1 वाला, मास m2 वाला. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा समेशन होगा. किसका? समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द इंडिविजुअल एटम एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास. इस तरह से m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर. ये हो गया टोटल नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, पूरे सिस्टम का जो रोटेटिंग सिस्टम है अबाउट द सेंटर ऑफ मास. नाउ रोटेशनल लेवल्स. अलग अलग रोटेशनल लेवल्स की एनर्जी क्या होगी? तो यहाँ पर कुछ क्लासिकली भी कुछ बताया गया है. क्लासिकल मैकेनिक्स से और क्वांटम मैकेनिक्स से दोनों से एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट रोटेशनल एनर्जी लेवल्स की वो बताई गई है. मैं यहाँ पर फ़ौरन सिर्फ कंसीडर करूँगी अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स क्या एनर्जी होगी. दिस वन ये वाली देखेंगे. E energy in joules will be given as 1 upon twice I is the moment of inertia into h upon twice pi, h is the Planck's constant, into j plus 1, है ना. This value is mathematically equal to hc. इसको रीअरेंज करके सॉल्व इम्प्रोवाइज किया गया है, सिंपल फॉर्म में लाया गया है एज, सिर्फ ये वाली इक्वेशन देखेंगे, एज एच सी बी जे प्लस 1 वेर एच इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट, सी इज़ द वेलोसिटी ऑफ द लाइट, बी इज़ द रोटेशनल कांस्टेंट विच हैज़ द वैल्यू h अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी. ये इसका डेरिवेशन है, वो चीज़ हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एनर्जी बता रही हूँ और कॉन्सेप्ट बता रही हूँ. बी इज़ द रोटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू ये होगी, है ना. एंड जे प्लस 1, जे क्या है? जे इज़ रिप्रेजेंटिंग द रोटेशनल एनर्जी लेवल, है ना. रोटेशनल क्वांटम नंबर है एक्चुअली जे, जो रिप्रेजेंट करता है अलग अलग एनर्जी लेवल. मतलब जे की वैल्यू होंगी स्टार्टिंग फ्रॉम जे इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. तो जे इक्वल टू 0 सबसे लोअर एनर्जी लेवल होगा एंड जे इक्वल टू 1, 2, 3 अपर हायर एनर्जी लेवल्स ऊपर जाते चले जाएंगे. तो इस तरह से क्वांटम मैकेनिक्स से आपकी इक्वेशन आ जाती है एनर्जी ऑफ एनी पर्टिकुलर माइक्रोवेव एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी लेवल की एनर्जी आ जाती है इन टर्म्स ऑफ जूल एज एच सी बी जे प्लस 1, है ना. एक्चुअली ये एनर्जी जूल्स में है, लेकिन हम लोग को इसको वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू पर सेंटीमीटर. क्यों? क्योंकि हम लोग को जो स्पेक्ट्रा मिलेगा लास्ट में दैट वुड बी ऑब्टेन इन टर्म्स ऑफ पर सेंटीमीटर. तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस एनर्जी इन जूल्स इनटू पर सेंटीमीटर. अब कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? ये इक्वेशन जो है एच सी बी जे प्लस 1 को वी हैव टू डिवाइड द इक्वेशन बाय द फैक्टर h इंटू सी. h इंटू सी से इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये एक एच सी ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, क्या रिमेनिंग होगा? बी जे प्लस 1. तो हमेशा याद रखना है द एनर्जी ऑफ एनी पर्टिकुलर रोटेशनल एनर्जी लेवल इन टर्म्स ऑफ पर सेंटीमीटर कम्स टू बी बी जे प्लस 1 पर सेंटीमीटर. ठीक है, ये डेरिवेशन है कुछ उसका, ये डेरिवेशन हम लोग नहीं देखेंगे. नाउ वी विल सी द क्वांटाइजेशन ऑफ द रोटेशनल एनर्जी लेवल्स. मतलब एनर्जी लेवल्स की एनर्जी किस तरह से क्वांटाइज्ड होगी. ठीक है, एक्चुअली इसका जो एनर्जी की जो वैल्यू आती है ये एक्चुअली श्रोडिंगर इक्वेशन से ही आती है. तो वो एनर्जी आई है रोटेशनल एनर्जी लेवल की h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई जे प्लस 1. आप बोलोगे पीछे भी तो मैंने वही बताया. एक्चुअली ये सब कुछ सेम ही है, ये बस इसको रीअरेंज किया गया है और एनर्जी की वैल्यू को डिफरेंट फॉर्म में लाया गया, अलग अलग फॉर्म में लाया गया. ठीक है, कई सारे फॉर्म्स में आ सकती है. अभी मैंने आपको एनर्जी, एक पर्टिकुलर रोटेशनल एनर्जी लेवल की एनर्जी पर सेंटीमीटर में कितनी बताई है? बी जे प्लस 1. फिलहाल वही याद रखने वाला है, वो इम्पॉर्टेंट है, आगे वही यूज़ में आएगा. ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट ये वाली स्लाइड मैंने इसलिए बनाई है कि एक और एक टॉपिक मैं आपको डिस्कस कर लूँ कि कितनी एनर्जी और कितनी फ्रिक्वेंसी एब्सॉर्ब करके मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड स्टेट पे जाते हैं और कितनी एनर्जी और कितनी फ्रिक्वेंसी के रेडिएशन लूज़ करके एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आते हैं. एक्चुअली देखिए इस तरह से है कि एनर्जी की वैल्यू दी जाती है E इक्वल टू एच न्यू. ठीक है, अगर न्यू की वैल्यू निकाली जाए तो न्यू विल बी इक्वल टू एच ई अपॉन एच आएगा, है ना. अगर चेंज एनर्जी कंसीडर किया गया है तो वो इस तरह से होगा कि द फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा ई अपॉन एच, है ना. तो
इतनी डेल्टा ई अपॉन एच इतनी फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन माइक्रोवेव रेडिएशन एब्सॉर्ब करेंगे मेरे मॉलिक्यूल्स, एक्साइटेड स्टेट पे जाएंगे, और फिर इतनी ही डेल्टा ई अपॉन एच इतनी ही फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन जितनी फ्रीक्वेंसी वाले एब्सॉर्ब किए थे ना, सेम फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन वो लोग इमिट कर देंगे, और फिर वो लोग एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर आ जाएंगे। इतना ही यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और देखिए जो मैंने आपको बताया था BJ+1 एनर्जी होगी पर सेंटीमीटर में, ये वही चीज़ बताई हुई है। एंड J इज़ द रोटेशनल क्वांटम नंबर। यहाँ पर बताया गया एनर्जी ऑफ द रोटेशनल एनर्जी। देखो ये डिफरेंट रोटेशनल एनर्जी लेवल्स बताया है, मैंने आपको बताया था। व्हाट इज J इज़ द रोटेशनल क्वांटम नंबर विच विल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रोटेशनल एनर्जी लेवल एंड द वैल्यू ऑफ J स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। रोटेशनल एनर्जी लेवल नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे, J=0 ग्राउंड स्टेट लेवल है, वहाँ पर वहाँ पर एनर्जी की वैल्यू बिल्कुल 0 आई। ये वैल्यू कहाँ से आई? ये जो इक्वेशन आई है ना आप लोगों की, देखिए इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये वाली। एनर्जी इन जूल्स इज कैलकुलेटेड एज BJ+1, है ना। क्या करेंगे, ये जो BJ+1 है, यहाँ पर J की वैल्यू अलग अलग वैल्यू हम पुट करेंगे, J=0, 1, 2, 3, and by substituting the different various values of J in the equation BJ+1 we will be getting the value of respective energy levels in terms of per centimeter। तो सबसे पहले J की प्लेस पर 0 पुट किया तो पूरा वैल्यू 0 गई। इसका मतलब for the very lowest step, that is ground state level पर when J=0 रोटेशनल एनर्जी 0 रहेगी। मतलब जब मेरा मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट पर रहेगा उसके अंदर देयर विल बी नो रोटेशन इन दैट मॉलिक्यूल व्हेन द मॉलिक्यूल इज इन इट्स ग्राउंड स्टेट। J=1 पुट किया, 1 + 1 2, 2 1 2, 2B। ये देखिए when J=1 the energy will be 2B। J=2 पुट किया, 2 + 1 3, 3 2 6, 6B। when J=2 the energy of that level will be 6B। इसी तरह से डिफरेंट एनर्जी लेवल्स की एनर्जी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो बाय सब्सटीट्यूटिंग द वेरियस वैल्यूज ऑफ J रोटेशनल क्वांटम नंबर इनटू द एनर्जी इक्वेशन विच इज़ इन पर सेंटीमीटर। नाउ लास्ट रोटेशनल स्पेक्ट्रम किस तरह से मिलेगा और विच आर द अलाउड एंड फॉरबिडन ट्रांजिशंस। अभी देखिए यहाँ पर जो पिच कलर के पूरा पोर्शन है सिर्फ वो देखिएगा। यहाँ पर मैं इस तरह से बता दूँ, ठीक है, ये देखिएगा, ये देखिए 0 1 2 3 4 5 ये J की वैल्यूज हैं, ये अलग अलग रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं। अब कौन से ट्रांजिशंस अलाउड है ये देखिए, स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल। द सिलेक्शन रूल फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज डेल्टा J =±1। डेल्टा J मतलब चेंज इन रोटेशनल क्वांटम नंबर क्या होगा, +-1, या तो +1 होगा या तो -1। दैट मीन either the molecule will go one level up और इट विल गो 1 लेवल डाउन, है ना। +1 तो एक जस्ट इमीडिएट लेवल के ऊपर जाएगा और -1 तो एक लेवल नीचे आ जाएगा। ओनली दीज ट्रांजिशंस आर अलाउड, ऑल रेस्ट ऑफ द ऑल ट्रांजिशंस आर फॉरबिडन। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहला ट्रांजिशन आप लोगों को बताया हुआ है ये वाला, सबसे पहला ट्रांजिशन ये वाला बताया है एज फ्रॉम लेवल 0 to 1, है ना, 0 to 1। और फिर उन लोगों का एनर्जी डिफरेंस भी बताया गया है, वो 2B जो भी है वो बाद में देखेंगे, खैर। लेकिन जो पहला ट्रांजिशन है वो 0 से 1, ये देखिए। दूसरा ट्रांजिशन 1 से 2, तीसरा 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। इस तरह से सारे ट्रांजिशंस जो हैं वो बताएंगे। सारे +1 वाले हैं। -1 वाले ट्रांजिशंस भी होंगे। मतलब +1 वाले ट्रांजिशन कब होंगे, जब मॉलिक्यूल एनर्जी एब्सॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा, तब ये ट्रांजिशन होंगे जो इस फिगर में डायग्राम में बताए हैं। अब -1 वाले ट्रांजिशन कब होंगे, जब मॉलिक्यूल्स जो है वो एनर्जी इमिट करके एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर आएगा, है ना। मतलब किस तरह से वो हो सकता है, एज 5 to 4, 4 to 3, 3 to 2, 2 to 1। इस तरह से सारे ट्रांजिशंस वो होंगे। तो इस तरह से अभी देखिए यहाँ पर हर एक ट्रांजिशन नीचे एक ब्लैक लाइन बनी हुई है। एक्चुअली दिस ब्लैक थिक लाइन जो बनी हुई है, एक्चुअली दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग द स्पेक्ट्रा, है ना। हर एक ट्रांजिशन की वजह से स्पेक्ट्रा में एक रेस्पेक्टिव लाइन मिलेगी। जैसे कि पहला ट्रांजिशन अगर होता है फॉर द सिलेक्शन रूल डेल्टा J +1, द ट्रांजिशन इज़ फ्रॉम J =0 to J =1। अगर ये ट्रांजिशन हुआ है तो इस ट्रांजिशन के लिए भी एक ट्रांजिशन हुआ। इस ट्रांजिशन के लिए मतलब एनर्जी ऑब्वियसली स्पेक्ट्रा में एक लाइन मिलेगी ना,
क्योंकि मॉलिक्यूल ने एनर्जी एब्सॉर्ब करके ऊपर गया तो एक एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलेगा ना, मिलेगा एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में एक लाइन मिलेगी आप लोगों को। तो ये जो रेड से 2B पे मिली है लाइन, वो लाइन मिलेगी। नेक्स्ट हो जाता है दूसरा ट्रांजिशन 1 से 2, उसके लिए भी देखो 4B डिस्टेंस पे एक लाइन मिली है। तीसरा ट्रांजिशन है 2 से 3, उसके लिए 6B डिस्टेंस पे एक लाइन मिली है। 3 to 4 ट्रांजिशन पे 8B डिस्टेंस पे मिली है। 4 to 5 ट्रांजिशन के लिए 10B डिस्टेंस पे लाइन आप लोगों को मिली हुई है। So this is how you will get the spectra for the respective transitions. Also remember the gap between any two consecutive spectral lines in the rotational spectra is always twice B. Or which molecule, and also the basic condition for any molecule to be microwave active is there the molecule must possess permanent dipole moment. तो permanent dipole moment is usually seen in heteronuclear diatomic molecules. So I can state as all heteronuclear diatomic molecules all heteronuclear diatomic molecules will be microwave active, and all homonuclear diatomic molecules will be microwave inactive. Thank you.